हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। 67th बीपीएससी का साइंस का सीरीज चल रहा है और ये है पार्ट 4, जहां पे हम लोग लाल रक्त कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड कर्पस्कल सेल्स की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये ब्लड का दिया गया है आकार, ये देख रहे हैं, इस टाइप का होता है हमारा ब्लड, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स होता है, ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और ये दिखाया गया है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके सेल्स जो होते हैं रेड ब्लड के इस टाइप के होते हैं। कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% होता है। ये हीमोग्लोबिन की जो उपस्थिति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का परिवहन होता है और हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसे रक्त लाल कहते हैं, जिसकी वजह से रक्त लाल होता है। हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है रक्त में, जिसके कारण हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। समझ में आया? रक्त में मात्रा जो होता है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। रक्त में मात्रा क्या होता है? 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर। लाल रक्त कोशिकाएं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का आकार हमने देखा, कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। और हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में जो मात्रा होता है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग WBC, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं हिंदी। कणिकामय और कणिका विहीन, ये दो हमने पढ़ा था WBC के पार्ट। कणिकामय में जो होता है इओसिनोफिल्स होता है, जिसको इओसिनोफिल्स बोलते हैं, बेसोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है। ये तीन होते हैं इसमें कणिकामय में, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन जो होता है WBC, उसमें पाए जाते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। समझ में आया? ये दो होते हैं WBC में। WBC के दो टाइप किए गए थे, कणिकामय और कणिका विहीन। कणिकामय में इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और कणिका विहीन में मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? प्लीहा में, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि में। तो WBC का निर्माण होता है प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि। याद रहेगा, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम रक्त समूह के। इसकी विभिन्नता का कारण है लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारा लाल रक्त कण है उसमें जो उपस्थित होता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसके कारण इसमें विभिन्नता पाई जाती है। और ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या क्या होते हैं? एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो दूसरा होता है एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और रक्त का जो 4 समूह होता है उसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था। और ये रक्त समूह है ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। ए बी ओ और ए बी। समझ में आया? और रक्त समूह की खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर, वर्ष 1900 में इन्होंने खोज किया था। अब RH फैक्टर की बात करते हैं तो इसके खोज करता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। और रीसस बंदर के रक्त में खोज किया गया था। रीसस बंदर के खून में, ब्लड में खोजा गया था ये RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। और रीसस बंदर जो था, बंदर का नाम था रीसस, उसके रक्त में ये खोज की गई थी RH फैक्टर की। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी यह आकृति है, आप इसे देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, किस टाइप का होता है। और प्लेटलेट्स जानते हैं ना, जब डेंगू बीमारी वगैरह हो जाता है, डेंगू बुखार, तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, तो कहता है कि पपीता का पत्ता पीस करके पिलाइए। और ठीक उसी टाइप का यहाँ पे इसका आकार भी दिख रहा है प्लेटलेट्स का, पपीता के पत्ता के आकार का। ये प्लेटलेट्स हैं। इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। जो बॉडी में ब्लड होता है हमारा, उसके रक्त का थक्का बनाना इसका कार्य होता है। और रक्त में जो मात्रा होना चाहिए कम से कम 1.5 लाख
और अधिक से अधिक 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होना चाहिए। यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इसकी मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जीवन के लिए हानिकारक हो जाएगा, जीवन खतरे में पड़ सकता है। किसी भी सूरत में इससे कम नहीं होना चाहिए। कितना? 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं की। लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होते हैं। ये केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होते हैं। तिल्ली या प्लीहा, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, इसके द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश करते हैं। तिल्ली या प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहा जाता है इंग्लिश में, उसके द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का ये नाश करते हैं और इसका विकास अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो विकास होता है वो अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है मात्र। और ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश करता है और ये केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होता है। अब स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करते हैं। ये उसका पिक्चर है, आप लोग देखे होंगे, कभी जीवन में पाला पड़ा होगा इससे, बीपी वगैरह जांचने के लिए, रक्तचाप जिसको बोलते हैं। इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका कार्य क्या है? ब्लड प्रेशर का मापना, यानी कि रक्तदाब का मापन करना, ब्लड प्रेशर को जांचना। सामान्य रक्तचाप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? प्रकुंचन दाब, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 115 से 120 mm के Hg। ये मेडिकल की भाषा है, थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको समझना है। प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए 115 से 120 mm Hg होना चाहिए और प्रसारण दाब, डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 75 से 80 mm। तो इसीलिए कहा जाता है 120/80। देख रहे हैं ना? तो मानव जो पुरुष होता है, एक स्वस्थ शरीर में 120/80 ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पर 115/75 को भी नॉर्मल माना गया है, इसलिए कहा गया है कि 115 से 120 mm Hg होना चाहिए। और ये प्रकुंचन दाब अपर और प्रसारण दाब जो होना चाहिए 75 से 80 होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि मानव शरीर का जो रक्त चाप होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 120/80 ये आंसर होना चाहिए आपका। स्फिग्मोमैनोमीटर का कार्य है रक्तचाप का मापन करना, रक्तदाब का, ब्लड प्रेशर का मापन करना। हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको। क्या क्या पढ़ा है रिवाइज करते हैं एक बार। हमने पढ़ा लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड करपस्कल सेल्स। ये रेड ब्लड सेल का फिगर है। कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% हीमोग्लोबिन की उपस्थिति इसमें होती है। उसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन होता है बॉडी में। हीम नामक लाल पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है उसका कलर लाल होता है। रक्त में मात्रा लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। पहला होता है कणिकामय, जिसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। और कणिका विहीन जो होता है उसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। और WBC का निर्माण जो होता है प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि में। यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात की गई है। इसकी विभिन्नता का कारण है लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं ब्लड में। एंटीजन ए होते हैं और एंटीजन बी होते हैं। एंटीबॉडी ए होते हैं और एंटीबॉडी बी होता है। रक्त समूह के जो खोज करता है, चारों रक्त समूह के ए बी और ओ ए एंड ए बी, इसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने वर्ष 1900 में इसका खोज किया था। आरएच फैक्टर की खोज रीसस नामक बंदर के रक्त में की गई थी और इसके खोज करता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। हमने बात की थी प्लेटलेट्स की, ये उसका पिक्चर है। इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त में 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। इससे कम होने पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होती हैं। तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश करती हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो में विकास होता है आरबीसी का और इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है।
अब हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करते हैं। इसका कार्य है रक्त का दाब मापना, ब्लड प्रेशर मापना, और सामान्य रक्तचाप जो होता है, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर 115 से 120 होता है, और प्रसारण दाब, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 75 से 80 mmHg होता है। और इसको 120/80 भी बोलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता है। ओके, उम्र जब बढ़ता है तो रक्तदाब बढ़ता है। चलिए रक्त समूह को विस्तार में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर समूह ए, समूह बी, समूह ओ एंड रक्त समूह ए बी की चर्चा की गई है। देखिए ये रक्त समूह ए है, रक्त समूह बी है, रक्त समूह ओ है और रक्त समूह ए बी है, और सबको विस्तार से बताया गया है। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीबॉडी बी होता है। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी होता है, और ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है, और ओ में एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होते हैं, और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ए बी जो होता है वो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी अनुपस्थित है। ब्लड ग्रुप ए के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी होते हैं एंटीबॉडी बी। ठीक अपोजिट याद कर लेना है आपको, ठीक अपोजिट। जब ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो उसमें उसके प्लाज्मा में जो उपस्थित एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी बी होगा। जब बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी जो होगा एंटीबॉडी ए होगा। ठीक बी का उल्टा ए, समझ में आया। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ जो होता है उसके प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी होगा, दोनों एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ए एंड बी दोनों पाया जाएगा। और जब ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहां पे अनुपस्थित होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता। जब आरबीसीज में उपस्थित एंटीजन की बात की जाएगी, प्लाज्मा होता है ना बॉडी में, हमने पढ़ा था इससे पहले कि रक्त प्लाज्मा और आरबीसी से मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा की बात हमने कर ली। जब आरबीसी में उपस्थित एंटीजन की बात की जाएगी तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा आरबीसी में उपस्थित वो एंटीजन ए ही होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। जब बी में बात की जाएगी, ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी में उपस्थित एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन बी, बी में बी ही होगा। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाएगी कि ब्लड ग्रुप ओ में आरबीसी में उपस्थित एंटीजन क्या होते हैं, तो यहाँ पे अनुपस्थित होता है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ में, और इसी वजह से कोई एंटीजन नहीं होने के कारण आरबीसी में ये ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड सबको दे दिया जाता है। ये सभी को दिया जा सकता है, ओ ग्रुप का ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, लेकिन ओ नहीं ले सकता है ए से, ना बी से, ना ए बी से। जब भी ओ को ब्लड की आवश्यकता होगी तो ओ ग्रुप वाला ब्लड ही ब्लड ग्रुप ओ को दे सकता है, ओ सिर्फ ओ को ही ब्लड दे सकता है, ओ ग्रुप ओ को। लेकिन ओ ग्रुप वाला सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी में उपस्थित जो एंटीजन है वो नहीं होते, इसमें एंटीजन होता ही नहीं। फिर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी में जो आरबीसी होता है उसमें उपस्थित एंटीजन होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। यहाँ पर एंटीजन बी का जो आकार बनाया गया है इस तरह का, देख रहे हैं, और एंटीजन ए को इस तरह से इंडिकेट किया गया है। माता पिता के रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है उसको यहाँ पे रखा गया है। और संतानों के रुधिर वर्ग के बारे में बताया है कि जो संतान होंगे इसके, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, जो संभव है और जो असंभव है, जो नहीं हो सकता है, जो हो सकता है, दोनों बताया। अच्छा, यहां पर बताया गया है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों को मिलकर जो संतान होगा ब्लड ग्रुप ओ का ही होगा। उसके संतान में जो ब्लड का ग्रुप होगा वो ओ ही होगा, और किसी भी सूरत में ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ए बी हो सकता है। ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसका बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का ही जन्म लेगा, ए बी और ए बी ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए, तो जो संतान होगा वो होगा ओ और ए, या फिर माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए, दोनों सेम सेम है, तब बच्चा जो होगा वो ब्लड ग्रुप ओ और ए होगा। बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होने का संभावना है वो
O और A होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर माता O है और पिता का ब्लड ग्रुप A है तो बच्चा OA होगा। अगर माता A पिता A दोनों है तो बच्चा OA दोनों में से कोई ब्लड ग्रुप का हो सकता है। और कभी भी किसी भी सूरत में बच्चे का ब्लड ग्रुप B और AB नहीं हो सकता, याद रखना है। अब यहां पे कहा है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप B तो बच्चा जो होगा वो O या B ब्लड ग्रुप का होगा, या फिर माता का ब्लड ग्रुप B और पिता का ब्लड ग्रुप B तो जो बच्चा होगा, जो संतान होगा वो O और B होगा। बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो O हो सकता है या B हो सकता है, ये संभव है। लेकिन किसी भी सूरत में B ब्लड ग्रुप वाले का ये A और AB ब्लड ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता। जब माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप B हो तो संतान O होगा, B होगा। अगर माता भी ब्लड ग्रुप B और पिता का भी ब्लड ग्रुप B है तब भी संतान ब्लड ग्रुप O या B हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में A और AB नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब बात होती है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप B है तब जो संतान होगा इस चारों ब्लड ग्रुप में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। तो कंडीशन है सभी इस टाइप के ब्लड ग्रुप के बच्चे के जन्म लेने का जो संभावना है उसके लिए माता का ब्लड ग्रुप A होना चाहिए और पिता का ब्लड ग्रुप B होना चाहिए, तभी जाकर बच्चा O या A या B या AB हो सकता है। और यहाँ असंभव कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ संभव है। लेकिन जब माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप AB होगा तो बच्चा किसी भी सूरत में O ग्रुप का नहीं होगा, O ग्रुप का किसी भी सूरत में नहीं होगा और ना ही AB ग्रुप का होगा। जब भी होगा तो ये अलग अलग होगा, या तो बच्चा A होगा ब्लड ग्रुप का या बच्चा B होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था AB एंटीजन, जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन A और एंटीजन B पाया जाता है और O में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसलिए जब भी कुछ भी होगा तो कोई एक ही होगा। तो यहाँ पर या तो ब्लड ग्रुप A का बच्चा हो सकता है या ब्लड ग्रुप बच्चे में B हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में जो ब्लड ग्रुप होगा वो O और AB बच्चे का नहीं हो सकता है। अब लास्ट है, अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप AB तब बच्चा होगा जिसका ब्लड ग्रुप उसका AB, लेकिन O नहीं होगा किसी भी सूरत में। अगर माता B या पिता AB तब भी बच्चा का ब्लड ग्रुप AB हो सकता है। अगर माता भी AB है बच्चा भी AB है तो ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है AB, लेकिन इन तीनों में कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता बच्चे का। आई थिंक कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। रक्तदाता समूह की बात करते हैं और प्राप्तकर्ता रक्त समूह की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी मनुष्य का ब्लड ग्रुप A है, B है या AB है या O है, तो जिसका भी ब्लड ग्रुप A है वो किसे अपना खून डोनेट कर सकता है, अपना रक्त दान कर सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई। तो मानिए कि अगर कोई ब्लड ग्रुप A वाला व्यक्ति है और उसे ब्लड डोनेट करना है तो वो किसे किसे दे सकता है। तो A वाला जो ब्लड ग्रुप का आदमी है वो सिर्फ A और AB को दे सकता है। किसको किसको दे सकता है? एक A को दे सकता है और दूसरा AB को दे सकता है। किसी भी सूरत में ये B को नहीं दे सकता और O को नहीं दे सकता। तो ब्लड ग्रुप A वाला व्यक्ति किसको किसको ब्लड दे सकता है? A को और AB को। किसे नहीं दे सकता? B को नहीं दे सकता और O को नहीं दे सकता। रक्त समूह A वाला व्यक्ति सिर्फ A ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है और AB वाले को दे सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप B की। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप B है वो किसी भी सूरत में A को ब्लड नहीं दे सकता और ना ही O को ब्लड दे सकता है। अगर ये ब्लड दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ B को दे सकता है या AB ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। B वाला किसको किसको दे सकता है? खुद को दे सकता है B को, B ब्लड ग्रुप वाले को, अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को, या फिर AB ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। और याद रखिए कि AB एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा गया है, यानी कि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, लेकिन ये किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता।
ये किसी को भी ब्लड अपना डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये सबसे ब्लड ले सकता है ए बी वाला, इसीलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। अब ए बी को बोल सकते हैं, देखिए ए बी जो होता है किसी को नहीं दे सकता है ना ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ओ को दे सकता है। अगर ये दे भी सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप को दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। देखिए यहाँ पे ए बी, सिर्फ ए बी को दे सकता है, समझे? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे खून ले सकता है और खुद को छोड़कर, खुद वाले ब्लड ग्रुप को छोड़कर किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, सबको, और अगर इसे ब्लड लेना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, बाकी किसी से ब्लड नहीं ले सकता है। तो ए बी और ओ में ये अंतर है कि ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबसे नहीं ले सकता है ना। ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो सबसे नहीं ले सकता है, सिर्फ खुद से ले सकता है, खुद वाले ग्रुप से। ए बी क्या है, सबसे ले सकता है लेकिन किसी को नहीं दे सकता है। ये है सबको दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता है, यही अंतर है दोनों। तो ओ वाला क्या कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए को भी डोनेट कर सकता है, ओके, ब्लड ग्रुप बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है, चारों को दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध के बारे में, आरबीसी कंपैटिबिलिटी रिलेशन। वो है लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी रखा गया, और हमने पहले बोला भी है कि ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, सर्वदाता, सबको दे सकता है ये ओ ग्रुप को, और ए बी को जो बोला गया है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो है ए बी, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं इसको। ये सबसे ले सकता है खून, किससे किससे, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, और बी से भी ले सकता है। देख रहे हैं, ओ से भी ले रहा है ए बी, ए से भी ले रहा है ए बी से भी ले रहा है, लेकिन किसी को दे रहा है, नहीं दे रहा है। और ओ देखिए सबको दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ओ को, ए बी को भी दे रहा है, इसलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह बोला गया है ओ को, और ए बी को सबसे प्राप्त करने वाला बोला गया है रक्त समूह। पिक्चर के माध्यम से आप बढ़िया से समझ गए होंगे। रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है, यह बताया बर्नस्टीन 1924 में। बर्नस्टीन ने बताया था कि यह एक आनुवांशिक लक्षण है, रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है, बर्नस्टीन के द्वारा बताया गया था 1924 में। एंटीजन, जिसको हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं, जिस रूप में होते हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में एंटीजन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन याद रखना है। और एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन का रूप होता है। तो पूछ लेगा आपसे कि एंटीबॉडी किस रूप में पाए जाते हैं, एंटीजन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, etc। तो आपका आंसर होगा कि एंटीबॉडी जिस रूप में होती हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं, WBC का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर, 0.007 मिलीमीटर। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर, 0.007 मिलीमीटर। रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु ये उत्तरदायी होते हैं। वो होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, रुधिर प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ऐसा एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर में बाहरी स्रोत से आने वाले घातक पदार्थ जो भी है या बीमारी है उससे लड़ता है और हमारी रक्षा करता है। तो रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु लिम्फोसाइट्स उत्तरदायी है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। याद रखना है, थ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने वाले फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। कौन सा है, थ्रोम्बिन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं।
हम लोगों ने पढ़ा रक्त समूह ए, बी, ओ और ए बी के बारे में। ए प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी बी का निर्माण करती है, वहीं ब्लड ग्रुप बी में ए का निर्माण करती है और रक्त समूह ओ में प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी ए एंड बी होता है। वही बात करें रक्त समूह ए बी की, तो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप ए जो होता है आरबीसीज में उपस्थित एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, उसी प्रकार आरबीसीज में उपस्थित एंटीजन ब्लड ग्रुप बी में बी ही होता है। ओ में अनुपस्थित होता है एंटीजन और ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। ये आरबीसीज के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। अब बात करते हैं माता पिता के रुधिर वर्ग और संतानों के रुधिर वर्ग के बारे में। जो संभव है और जो असंभव है उसकी चर्चा करते हैं। अगर माता का रक्त ओ, पिता का रक्त ओ है, दोनों ओ है, तो संभव संतान होगा ओ, और जो असंभव ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी और ए बी। यदि माता का रक्त ग्रुप ओ एंड पिता का ए है तो संतान होगा ओ या ए, या माता ए है और पिता भी ए है तो संतान ओ या ए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो असंभव ब्लड ग्रुप है संतान में वो बी है और ए बी है। वही बात करें यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ, पिता का बी, तो बच्चा ओ या बी ब्लड ग्रुप का होगा। यदि माता भी बी और पिता भी बी तो बच्चा ब्लड ग्रुप ओ या बी का हो सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में ए और ए बी ब्लड ग्रुप का संतान नहीं हो सकता है। अगर माता ए पिता बी है, दोनों में से कोई ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ओ ए बी कुछ भी हो सकता है, और जो असंभव है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माता पिता में से कोई ओ और ए बी, दोनों में से कोई भी ओ या ए बी ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में ओ और ए बी नहीं हो सकता है। क्लियर है? यदि माता या पिता ए बी, बी ए बी या ए बी होगा तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी होगा। किसी भी सूरत में ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे है रक्तदाता समूह और प्राप्तकर्ता रक्त समूह। ब्लड ग्रुप ए का जो व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी को दे सकता है। किसी भी सूरत में बी और ओ को नहीं दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति जो ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। किसी भी सूरत में ए और ओ को नहीं दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति जो ब्लड ग्रुप दे सकता है सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी भी सूरत में ए बी और ओ को नहीं दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो है ए बी और ओ, बट ये सिर्फ ओ से ब्लड ले सकते हैं, खुद ए बी और ए बी से ये रक्त नहीं ले सकते हैं। बात की थी लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध, आरबीसी कंपैटिबिलिटी रिलेशन के। यहाँ पे कहा गया है ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। देखिए उसके पीछे रीजन है क्योंकि ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है, वो ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, और ओ सबको दे सकता है। ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर है? परीक्षा दृष्टि की बात हमने की। रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है, यह बताया था बर्नस्टीन 1924 में। प्रतिजन एंटीजन जिस रूप में होते हैं उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी जिस रूप में होते हैं वो प्रोटीन है और एंटीबॉडी प्रोटीन ही है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर। इसको अगर लिखा जाए तो 0.007 मिलीमीटर में लिखा जा सकता है। रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु जो उत्तरदायी है वो लिम्फोसाइट्स हैं। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको मापने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो उपकरण है, उसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं। याद रहेगा, ग्लूकोमीटर के द्वारा रक्त में उपस्थित शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज को मापने का जो उपकरण है वो ग्लूकोमीटर है, और ग्लूकोमीटर के द्वारा रक्त में शर्करा को मापा जाता है। सामान्य मात्रा में
100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ग्लूकोज होता है ब्लड में। कितना? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और इसकी इकाई है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त में जो ब्लड ग्लूकोज की इकाई होती है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और इसमें जो इंसुलिन है नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। ब्लड ग्लूकोज में जो इंसुलिन है नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है, और हमने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन होता है। और ब्लड ग्लूकोज की अधिकता की वजह से, रक्त में शर्करा की अधिकता की वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, मधुमेह जिसको बोलते हैं, या चीनी बीमारी जिसको बोलते हैं। और रक्त में जो ग्लूकोज की कमी है, से रक्त में यदि ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, यह हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है ब्लड में ग्लूकोज की कमी से। ओके, तो अधिकता भी नहीं होना चाहिए, अधिकता से हो जाता है मधुमेह और कमी से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? हमने पढ़ा था मापन हेतु रक्त में जो ग्लूकोज का मापन है उसको मापने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए और इकाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और रक्त में जो इंसुलिन का कार्य है वो ग्लूकोज के नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है उस चीज को, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन वर्क करना बंद कर दे तो या फिर ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, जब ये काम करना बंद कर देगा तो कंट्रोल ही नहीं करेगा, तो रक्त में क्या होगा, ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, चीनी की अधिकता हो जाएगी, तो उससे मधुमेह बीमारी हो जाएगी जिसको डायबिटीज बोलते हैं, और इसके कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें जो होती है 1 मिनट में 150 बार धड़कती है। यानी कि जब बच्चा भ्रूण में होता है यानी पेट में होता है, जिस समय वो मतलब वो आकृति ले रहा होता है, भ्रूण आकार का होता है, उस समय में उस बच्चे का जो धड़कन है हृदय का 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो ऑरिकुलर नोड, इसे सैन बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा हृदय की धड़कनों का नियमन होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे सैन कहते हैं, इसके द्वारा दाहिने आलिंद राइट ऑरिकल की दीवार पर ये मौजूद होते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ होता है? तो हार्ट के दाहिने आलिंद में, राइट ऑरिकल की दीवार पर, दाहिने आलिंद की दीवार पर साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। जो हमारा हृदय का गति है उसको जो नियंत्रित करता है वो करता है थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन, ये भी हार्मोन ही है। थायरॉक्सिन और ये थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है ना, तो ये थायरॉक्सिन भी और एड्रीनेलिन ये हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। याद रहेगा, हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, अम्लीयता से हृदय की गति बढ़ती है व क्षारीयता से कम होती है। यानी कि अगर ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा, अम्ल बढ़ जाएगा, तो हृदय की गति बढ़ जाएगी, और जब अल्कलाइन हो जाएगा, क्षारीयता हो जाएगी बॉडी में, 7 से जो ऊपर का पीएच मान होता है ना, 7 से ऊपर वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम जब होता है तो अम्लीय हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो अम्लीयता से हृदय की गति बढ़ने लगती है, एकदम जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा, और जैसे ही क्षारीयता होगी ब्लड में तो हृदय की गति कम होंगी, नियंत्रित रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अल्कलाइन वाटर पीजिए। अब तो आरओ में भी अल्कलाइन वाटर आने लगा है। अब हम लोग बात करते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र की, जिसको लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लिम्फ को हिंदी में लसिका कहा जाता है। लसिका एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, अंतरा कोशिकीय, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव है। लसिका ये कौन सा द्रव है? पीला द्रव है, पीला कलर का होता है ये, और ये कहाँ पाया जाता है? अवकाशों में। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, अंतरा कोशिकीय। ओके, इसका संरचन दिशा उत्तकों से हृदय की ओर, उत्तक से हृदय की ओर लसिका जो होती है गमन करती है, संचरण करती है, उसकी तरफ जाती है, उत्तकों से हृदय की ओर।
और इसका संगठन जो होता है ऑक्सीजन के साथ होता है, लिम्फोसाइट्स में होता है, वसा इत्यादि में पाए जाते हैं। और ये लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र भी है लसिका। लिम्फ नाम ही है जहां पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं। और इसका संगठन जो होता है ऑक्सीजन के साथ, लिम्फोसाइट के साथ और वसा इत्यादि में होता है। अच्छा, लसिका का काम क्या है? लसिका का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें विकसित होती है और ये हमें रोग से बचाने का काम करती है, इसलिए इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता। लिम्फ नोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करना लसिका का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है हमारे बॉडी में। और सबसे देखिए, सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर है। और जो हमारे अंदर धूल कण चला जाता है बॉडी के अंदर, तो वो क्या लिम्फ क्या करती है, लसिका क्या करती है, अपने लिम्फ नोड के द्वारा धूल के कण को और कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु वगैरह जो होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं, इन सभी को छान लेता है और इसको अलग कर देता है। साथ ही साथ लसिका का काम है जो हमारे बॉडी में घाव हो जाता है, वुंड, घाव को भरने में सहायता करता है ना। घाव वगैरह हो गया उसको जल्दी ठीक करने में लिम्फ का काम होता है, लसिका का काम होता है और लिम्फोसाइट्स के लिए उत्तरदायी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी का घाव बढ़ेगा ही नहीं जल्दी। उत्तकों, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, से पदार्थों के सिराओं, वेन्स जो बोलते हैं, सिरा मतलब वेन, और ये उत्तकों से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक होता है। तो वहां तक परिसंचरण के लिए ये लिम्फ जो होता है वो काफी मदद करता है, सहायक है। ये क्लियर है? तो लसिका को हमने पढ़ा कि ये अंतरा कोशिकीय है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव्य है ये। और इसका जो संचरण है, जो ये किस दिशा में जाती है, तो टिश्यू से, उत्तक से हार्ट की तरफ, हृदय की ओर जाती है। और ये इसका जो संगठन होता है ऑक्सीजन में होता है, लिम्फोसाइट्स में, वसा इत्यादि में होता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण केंद्र भी है लसिका और इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। लिम्फ नोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करता है। घाव भरने में सहायता करता है। उत्तकों, टिश्यूज से पदार्थ के सिराओं, वेन्स में परिसंचरण में सहायक है। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखिए ये हमारा किडनी है, किडनी का ये पिक्चर है जिसको वृक्क बोलते हैं हिंदी में, वृक्क, और इंग्लिश में किडनी। और ये उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो पिक्चर है ये उत्सर्जन तंत्र का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये। अब इसका काम यहाँ पे परिभाषा से पता चलेगा। परिभाषा है जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। तो इस उत्सर्जन तंत्र का काम ही है कि जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले जहरीली अपशिष्ट पदार्थ को हटाना उस भोजन से, उस पदार्थ से, ताकि हमारे बॉडी को हार्म नहीं हो। ये कार्य होता है उत्सर्जन तंत्र का। अच्छा, इसके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। मुख्यतः कौन सा पदार्थ होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ। ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया इत्यादि। और ये हमारे लिए खतरनाक है। यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है ना, कहता है यूरिक बढ़ गया है, टेस्ट कराते हैं तो यही है यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया इत्यादि का ये क्या करता है? ये विषैली पदार्थ है और ये छानता है किडनी, वृक्क हमारा, उत्सर्जन तंत्र हमारा, इसको हटा लेता है, रिमूव कर लेता है उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा। ठीक है। और इन सब प्रक्रियाओं को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसके प्रमुख अंग है वृक्क। हमने बोला किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये किडनी छान लेगा विषैले पदार्थ को और मूत्र के द्वारा इसे बाहर कर देगा, एग्जिट कर देगा। इसीलिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब यहाँ से एग्जिट हो रहा है, उत्सर्जन तंत्र है विषैले पदार्थ को एग्जिट करने के लिए। याद रहेगा। और भी चीजें हैं जो विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, वो है यकृत, लीवर। लीवर भी बहुत सारे विषैले पदार्थ को कंट्रोल कर लेता है और उसको
हटा लेता है शरीर से, निकाल देता है। त्वचा जो चमड़ा है, फेफड़ा, ये सब भी सहायता करता है विषैले पदार्थों को हटाने में, बॉडी से निकालने में। यकृत, त्वचा और फेफड़ा याद रखना है, ये सहायक अंग है। और प्रमुख अंग है किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। और इसकी सहायता करने में यह मदद करता है यकृत, त्वचा, फेफड़ा। यानी कि समझ लीजिए कि ये सेना है, ये सेना है, फ्रंट पे है, और इसके पीछे जो है कमांडर लोग हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र को, और ये उसका फिगर है। इसका परिभाषा हमने देखा, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया आदि है। और इसका प्रमुख अंग है किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। सहायक अंग है यकृत, त्वचा तथा फेफड़ा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हमने किडनी को दिखाया था, अब इस किडनी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। किडनी का ये फिगर है, देख लीजिए। और इसका जो संरचनात्मक इकाई है किडनी का, वो नेफ्रॉन है। कौन सा है? नेफ्रॉन। संख्या होता है इसमें 2। किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसको एक जोड़ा भी बोलते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन और किडनी की संख्या 2, एक जोड़ा। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स को बाहरी भाग बोलते हैं, मेडुला को भीतरी भाग बोलते हैं। भीतरी भाग, भीतरी भाग है मेडुला, बाहरी भाग है कॉर्टेक्स। ओके। आप सुने होइएगा कि लोग बोलते हैं कि किडनी का बीमारी हो गया है, तो किडनी का डायलिसिस करवाते हैं वो। तो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस जो होता है, इसके द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त जो अशुद्ध होता है, तो जब किडनी वर्क में होता है, जो फंक्शन कर रहा होता है, उस समय क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके फिर वापस बॉडी को दे देता है, वापस कर देता है। किडनी का काम यही है, डायलिसिस का भी काम है। अशुद्ध रक्त को छानकर शुद्ध रक्त बॉडी को प्रोवाइड करता है, यानी कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। और जब किडनी खराब हो जाता है तो किडनी डायलिसिस करना बंद कर देता है, तो क्या होता है कि रक्त जो अशुद्ध हो जाता है वो तो शुद्ध होता नहीं है, तो फिर बॉडी को अशुद्ध रक्त ही मिल जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे में आदमी की मौत हो सकती है। ठीक है। तो इसीलिए कृत्रिम रूप से डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और किडनी को फंक्शन कराया जाता है आर्टिफिशियल ढंग से, कृत्रिम रूप से। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए डायलिसिस प्रक्रिया जरूरी होती है, इसलिए किडनी की भी आवश्यकता है। किडनी का कार्य समझ गए, डायलिसिस करना। डायलिसिस क्या है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अब देखिए, ये जो कार्य है इसका, किडनी का, यह है रुधिर को छानना, यानी कि खून को, ब्लड को छानना व अनावश्यक पदार्थों को हटाना। ब्लड में जो अनावश्यक पदार्थ होता है उसको किडनी क्या करता है? छानकर हटा देता है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो एसिड्स वगैरह जो अधिक हो जाते हैं बॉडी में, तो उसका भी कंट्रोल क्या करता है? किडनी करता है। और जल जो होता है बॉडी में हमारा, वो जानते हैं, हमारा बॉडी पार्ट जो है लगभग 80 to 90%, 70 to 80% जो है बॉडी पानी से बना हुआ है, जल से बना हुआ, उसकी मात्रा होती है अधिक, और उसको भी कंट्रोल करता है किडनी। और जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो देखते ना, किडनी के रोगी को बार बार मूत्र के लिए जाना पड़ता है, मूत्र विसर्जन के लिए बार बार उन्हें पेशाब करना पड़ता है, लगती है, पेशाब होता है, क्योंकि वो जल का नियंत्रण नहीं कर पाते बॉडी में। ठीक है, फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। और जब बॉडी में एसिड का नियंत्रण नहीं होगा, जल का नियंत्रण नहीं होगा, तो कई सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। ये क्या है कि बॉडी का हर पार्ट बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण पार्ट में किडनी का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है। लीवर, किडनी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं हमारे बॉडी के लिए, और ये सब मेन पार्ट है। अगर ये सब डैमेज हो गया तो फिर इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है और मृत्यु तय है। रक्त के परासरणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एवं रक्त की मात्रा का नियमन करता है। और बॉडी में भी जो ब्लड की जितनी आपूर्ति होनी है उतनी ही आपूर्ति करता है, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ
मूत्र का निर्माण भी करता है किडनी। अब जान ही रहे हैं कि इतना सारा प्रक्रिया करेगा तो जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसको तो निकालेगा, तो वो मूत्र के द्वारा इसको निकालते हैं, मूत्र का निर्माण भी करते हैं। क्लियर है? हमने पढ़ा किडनी। ओके, चलिए क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज, इसके मापन हेतु ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं। सामान्यतः मात्रा जो है ग्लूकोज की ब्लड में 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और इकाई जो होती है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होती है। रक्त में इंसुलिन का जो कार्य होता है वो ग्लूकोज का नियमन करना यानी कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है इंसुलिन। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो इससे डायबिटीज बीमारी हो जाती है जिसे मधुमेह भी बोलते हैं। इसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने चर्चा किया था। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कन जो होती है 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कती है। हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे सैन बोलते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड सैन होता है और ये दाहिने आलिंद में हृदय के राइट ऑरिकल में दीवार पर होता है, दाहिने आलिंद की दीवार पर होता है सैन। ये हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। ओके, ये थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन होते हैं। अम्लता से हृदय की गति बढ़ती है व क्षारीयता से कम होती है। लसिका परिसंचरण तंत्र की बात हमने की। लसिका की लिम्फ, ये अंतरा कोशिकीय होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव्य है। संचरण दिशा ऊतकों से हृदय की ओर होती है और संगठन ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट, वसा आदि में होता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण केंद्र है ये और इसका कार्य है लसिका का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। लिम्फ नोड तथा धूल के कण कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करना, घाव भरने में सहायता करना, ऊतकों से पदार्थ के सिराओं यानी वेन में परिसंचरण में सहायक है। ठीक है, ऊतकों से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ये उसका फिगर है। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। इसका उत्सर्जी पदार्थ है मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं इसमें, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया आदि। उत्सर्जन तंत्र है, उसके प्रमुख अंग होते हैं किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। उत्सर्जन तंत्र के सहायक अंग होते हैं यकृत, त्वचा तथा फेफड़ा। हमने बात की किडनी की, किडनी का पिक्चर है ये। इसकी संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन और किडनी 2 होते हैं जिसको एक जोड़ा बोलते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स को बाहरी भाग बोलते हैं और मेडुला भीतरी भाग होता है। किडनी डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया करती है ये डायलिसिस के थ्रू। इसका कार्य है रुधिर को छानना व अनावश्यक पदार्थ को हटाना। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त के प्राशरणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर इत्यादि को कंट्रोल करना एवं रक्त की मात्रा का नियमन करना और मूत्र का निर्माण करना, ये कार्य होता है। बात की गई है ना, हर टॉपिक पे चर्चा किया गया है। जैसे नेफ्रॉन यहाँ पे बोला संरचनात्मक इकाई है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन को दिखा दिया गया खोल के आपकी किडनी को। और ये दिखाया, देख रहे हैं ये जो एरिया है ये वाला, यही है नेफ्रॉन। देख रहे हैं यहाँ पे खोल के दिखा दिया, नेफ्रॉन है ये, इसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स होता है बाहरी भाग, जो है ना बाहरी भाग है कॉर्टेक्स ये। और मेडुला, ये जो एरिया है ये, इसको मेडुला बोलते हैं, आंतरिक भाग। और मैंने जो नेफ्रॉन बोला है ना, ये वाला फिगर को बोला है, ये देख रहे हैं ये जो बना हुआ है, इसको बोला है नेफ्रॉन। और ये जो एरिया है ये वाला, ये है मेडुला और ये है कॉर्टेक्स। किडनी को अच्छे से समझाया है यहाँ पे किडनी वृक्क की बात की गई है। वृक्क की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई है ऊपर में जो दिखाया गया है। और इसकी संख्या है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होता है इसकी संख्या। समझ गए? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है, इसकी संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख से अधिक है। वोमेन संपुट, वोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना है। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना है, उसको वोमेन संपुट बोलते हैं। वोमेन कैप्सूल्स ये है छोटी सी, देख लेना, क्लियर है? यह नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना है। और किडनी का काम क्या होता है?
रक्त का शोधन, रक्त का, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ओके, अब मानव मूत्र की बात करते हैं, यूरिन की, मानव का जो मूत्र होता है उसकी बात करते हैं। इसका संगठन, मानव मूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं वो ये बताया गया है। देखिए इतनी चीज पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, लवण, क्रिएटिनिन पाया जाता है और यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल। और यही दोनों जो होता है मेन होता है, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। हालांकि सबका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब भी देखिएगा टेस्ट होता है आपका तो यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की टेस्ट जरूर होती है जब भी किडनी का टेस्ट होता है। तो मानव का मूत्र जो होता है इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है, जल, यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। जिसमें जल जो होता है मानव मूत्र में 95% होता है। कितना प्रतिशत? 95%। यूरिया होता है 2.6%, लवण जो होता है वो 2% होता है और क्रिएटिनिन 0.3% होता है। इस मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। और यूरिक अम्ल जो होता है एकदम नगण्य होता है, सूक्ष्म मात्रा में, नगण्य। क्लियर है? मानव का मूत्र जल 95%, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिएटिनिन 0.3% और यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा से मिलकर बना होता है। तो ये 5 चीज होते हैं मानव मूत्र में, जल, यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। और मानव का मूत्र जो होता है बॉडी में लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। कितना? 1.5 लीटर प्रतिदिन। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। और आपको पता है कि जैसे ही 7 से पीएच मान 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, लेकिन ये हल्का अम्लीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान याद रखना है कितना होता है? 6, और ये हल्का अम्लीय होता है। 6 औसत रखा गया है इसका अम्लीय मान, और ये हल्का अम्लीय होता है। निर्माण प्रक्रिया जो होती है वो मानव मूत्र का जो निर्माण होता है यकृत से ही प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है? यकृत से यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, और वो वृक्क में आता है, किडनी में, और फिर यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, और तब जाकर के यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ जो यूरिया बना इसको वृक्क के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया, विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो है इनका जो उत्सर्जन प्रक्रिया है वो विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव का उत्सर्जन प्रक्रिया विसरण द्वारा होता है। अब सिलेंट्रेटस की बात करते हैं। सिलेंट्रेटस ये सीधे कोशिकाओं से होता है इसका उत्सर्जन। सिलेंट्रेटस का जो उत्सर्जन प्रक्रिया है सीधे कोशिकाओं से होता है। जो चपटे प्रकार के कृमि होते हैं ना, चपटे प्रकार का कृमि, उसका जो उत्सर्जन होता है फ्लेम के द्वारा, ज्वाला के द्वारा, कोशिका से, कोशिका से फ्लेम के द्वारा होता है, ज्वाला के द्वारा। अब एनेलिडा संघ के जंतु जो हैं इनका उत्सर्जन ये वृक्क नेफ्रिडा द्वारा होता है। एनेलिडा संघ के जंतु का उत्सर्जन प्रक्रिया वृक्क, जिसको नेफ्रिडिया बोलते हैं, उसके द्वारा होता है, वृक्क द्वारा होता है एनेलिडा संघ का उत्सर्जन प्रक्रिया। कशेरुकी जिसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, इसका उत्सर्जन प्रक्रिया वृक्क द्वारा होता है, किडनी द्वारा होता है। उत्सर्जन प्रक्रिया विसरण द्वारा किसका होता है? एक कोशिकीय जीव का। सीधे कोशिकाओं से जो उत्सर्जन होता है सिलेंट्रेटस का। ज्वाला कोशिका से चपटे कृमि का उत्सर्जन प्रक्रिया होता है। वृक्क नेफ्रिडिया द्वारा एनेलिडा संघ का होता है उत्सर्जन प्रक्रिया। किडनी द्वारा कशेरुकी वर्टिब्रेट जंतु का उत्सर्जन प्रक्रिया होता है। अब बोलता है उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग। उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग है यकृत, फेफड़ा, त्वचा। ये एक्स्ट्रा हमने बताया था ना सहायक के बारे में। यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था प्रमुख अंग के बारे में, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सहायक अंग की बात की गई थी, यकृत, त्वचा, फेफड़ा, उसको यहाँ देखिए एकदम विस्तार से बता दिया है। उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग, ठीक है। यकृत को यहाँ पे यकृत का लीवर का पिक्चर दे दिया है, फेफड़ा का दे दिया है और त्वचा का दे दिया है। ये देखिए ये त्वचा का है, इसमें लेयर होते हैं, इसको लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर यूरिया का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है यूरिया का। ओके,
शरीर से अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर से अल्कोहल का एवं अन्य हानिकारक तत्वों का। फिर भी इंसान क्या करता है, अधिक से अधिक शराब पीकर बॉडी में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर में जो बीमारी हो जाती है, सिरोसिस रोग से लीवर जो होता है प्रभावित हो जाता है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और अल्कोहल से ही होता है, ज्यादा शराब पीने से हो जाता है। फिर भी बॉडी जो होता है, बॉडी का पार्ट लीवर, ये अपने बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का नियंत्रण करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसका। साथ ही साथ जो अन्य हानिकारक तत्व है उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो समझ में आया कि विषैले पदार्थ का किस तरह से ये लोग शरीर से बाहर निकालते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू। उत्सर्जन तंत्र में ये सहायक करते हैं, उत्सर्जन में ये सहायक अंग है। बात करते हैं फेफड़ा के, लंग्स। ये फिगर है उसका। ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। त्वचा का जो कार्य है यह है अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। ये त्वचा का पिक्चर है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर में बाल है, ये लेयर वाइज है, 3 लेयर है यहाँ पे त्वचा का, मोटा करके दिखाया हुआ है। तो ये भी उत्सर्जन अंग के सहायक पार्ट है। और ये अनावश्यक लवण जो होता है शरीर में भी, मतलब का एसिडिक पदार्थ जो होता है, यूरिया वगैरह जो होता है, उसका निष्कासन करता है, शरीर से बाहर निकालता है पसीने के माध्यम से। तो ये काफी लाभदायक है। हम लोगों ने पढ़ा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में पढ़ा, नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये किडनी के अंदर का चीज, ये फिगर है, वहां पे दिखाया गया पिक्चर। कॉर्टेक्स होते हैं, देखिए कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है। और जो मेडुला है वो ये अंदर का भाग है, ये देख रहे हैं, इसको मेडुला बोलते हैं। क्लियर है। वृक्क किडनी की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई होती है, ये ऊपर में दिया गया है। और इसकी संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख है। वोमेन संपुट, वोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना है, और इसका कार्य है रक्त का शोधन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। मानव मूत्र की बात की थी हमने, इसका संगठन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। जल, यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल। जल 95% पाए जाते हैं, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिएटिनिन 0.3% और यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होते हैं मानव मूत्र में। और मानव का मूत्र जो है लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। पीएच मान 6 होता है, हल्का अम्लीय है, ये 6 औसत मान रखा गया है। निर्माण की प्रक्रिया है, यकृत से यूरिया निर्माण होता है और वृक्क में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू मूत्र का बाहर बनता है मूत्र। हमने पढ़ा था विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया। तो विषण द्वारा एक कोशिकीय जीव में होता है उत्सर्जन, सीधे कोशिका से सिलेंट्रेटस में होता है, ज्वाला कोशिका से उत्सर्जन चपटे कृमि में होता है, और वृक्क जिसे नेफ्रिडिया भी बोलते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जन एनेलिडा संघ में होता है, और वृक्क द्वारा कशेरुकी वर्टिब्रेट संघ में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग जो हमने बात की थी यकृत की, ये लीवर है। यूरिया का संश्लेषण होता है यहाँ पे, सिंथेसिस। शरीर से अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फिर हमने बात की थी फेफड़े की, लंग्स की। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। त्वचा की बात हुई थी, जहां पे अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि का पसीने के माध्यम से बाहर यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकाला जाता है। कार्य शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं सबका ये नियमन करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, सर्कुलेट करता है, सब कुछ करता है। ये पूरे बॉडी में होता है ये तंत्रिका तंत्र। देख रहे हैं, ये नस का जो दिख रहा है वही है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र का इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है, या इसे तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी होती है, ये होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, शरीर की सभी क्रियाओं का सर्कुलेशन, नियमन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग
ये सभी क्रियाएं, जितने भी सभी वर्क है, जितना भी बॉडी पार्ट्स के, उस सब को कंट्रोल करता है, ये सबका नियंत्रण करता है, नियमन करता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका कोशिका, वो शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी। वो पैर से लेकर सिर तक होता है, पूरा कनेक्टेड होता है। जैसे बिजली का वायर देखे ना घर वगैरह में जो होता है, एकदम घर से लेकर के पोल तक कनेक्टेड रहता है, उसी तरह से मानव के पैर से लेकर सिर तक ये कनेक्टेड रहता है। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पूरा बॉडी का पार्ट जो होता है कंट्रोल होता है। और ब्रेन भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही बॉडी के पार्ट को ऑर्डर देता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके ये लिए उत्तरदायी है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य है सूचना पहुंचाना संदेश विद्युत आवेगों के द्वारा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते रहते हैं। देखिए कुछ बिजली का जो होता है ना, संचार होता है इसके अंदर, वो प्रसारित होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के रूप में प्रसारित होते हैं। ओके, तो ऐसा भी कह सकते हैं जिस तरह से बिजली का तार बिजली का वाहक होता है, उसमें बिजली करंट का सप्लाई होता है, उसी तरह से ये जो होता है तंत्रिका तंत्र, इंफॉर्मेशन जो भी होता है ब्रेन का, वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू, संदेश विद्युत आवेगों के रूप में प्रसारित करता है बॉडी के पार्ट को। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि जो सूचना बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी तंत्र है वो है तंत्रिका तंत्र। ये भी बोल सकता है कि संदेश विद्युत आवेगों, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के रूप में प्रसारित होने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में बताया गया है और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग हैं इसके। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इनके कार्य क्या है देखिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है, जिसको क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। स्पाइनल देखते हैं, गर्दन और पीठ के बीच में जो होता है वहां पे जोड़, स्पाइनल बोलते हैं उसको। तो ये कार्नियल एंड स्पाइनल नर्वस होते हैं तंत्रिका तंत्र के, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो होता है मस्तिष्क, ब्रेन जो होता है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरुरज्जु, उसको भी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ये ब्रेन और पीठ, गर्दन के बीच में ये जुड़ाव के लिए होता है यहाँ पे, उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरुरज्जु। और ये मेन है तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, उसका जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन पोर्शन होता है ब्रेन। देखते हैं ना, अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो बॉडी का कोई भी पार्ट कोई काम नहीं करेगा। जैसे लकवा वगैरह मार देता है, जानते हैं, तो उस हिस्से में क्या होता है, नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय सिस्टम जो हमारा मस्तिष्क है उसका कनेक्शन गड़बड़ा जाता है। इसी जो हमारा तंत्रिका तंत्र का जो वायर है वो काम करना बंद करता है और वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए वहां तक सूचना का इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो बॉडी का पार्ट जो होता है पैरालाइज्ड हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। हमने पढ़ा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पे कार्नियल एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम होते हैं, कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होते हैं। फिर हमने पढ़ा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह कैसा तंत्रिका तंत्र है? यह है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन इंग्लिश सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये 3 चीजों को हमने पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र के भाग। अब हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क पढ़े थे, ब्रेन, उसके कार्य को समझ लेते हैं। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मस्तिष्क, ये आकार होता है मस्तिष्क का, देख लीजिए। इसका वजन जो होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? लगभग 1400 ग्राम। और मस्तिष्क का कार्य क्या है? इसका कार्य है सोचना, हृदय गति का नियंत्रण करना,
और शरीर का संतुलन आदि बनाए रखना। यही तो मेन कार्य होता है, यही तो मेन चीज है। ब्रेन अगर सोचना बंद कर दे, हृदय अगर गति करना बंद कर दे और शरीर का संतुलन अपने आप बिगड़ जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सबसे यानी कि जिस तरह से कंप्यूटर आपने देखा है, कंप्यूटर में एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आदमी के ब्रेन की तरह ही काम करता है। तो आदमी का जो सीपीयू है वो ब्रेन ही है, दिमाग, यही कंप्यूटर है। और ये मेन पोर्शन होता है पूरे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसका काम है सोचना, हृदय गति का नियंत्रण करना, शरीर का संतुलन इत्यादि बनाए रखना। यहां पर अब पढ़ते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? वो है सेरिब्रम। याद कर लीजिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, और यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्लियर है? मस्तिष्क जो होता है अस्थियों के खोल के द्वारा सुरक्षित होता है, और अस्थियों का जो खोल होता है क्रेनियम होता है, और इसके द्वारा सुरक्षित होता है। अस्थियों के खोल क्रेनियम होता है, क्रेनियम नाम है इसका। अस्थियों के खोल क्रेनियम के द्वारा ये हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है, और सबसे मजबूत होता है ये पार्ट ब्रेन का, क्योंकि इसके अंदर सबसे कोमल पार्ट होता है हमारा मस्तिष्क का। ये जो ब्रेन का जो गुदा होता है ये बहुत बहुत कोमल होता है। ये थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो इंसान का बात ही खत्म है। सोच लीजिए, हैंग करने लगेगा मशीन, बॉडी का कोई भी काम ही नहीं होगा, हैंग हो जाएगा हमारा बॉडी। तो ये प्रोटेक्टेड किस हड्डी से होता है? क्रेनियम से। ये अस्थियों के खोल होते हैं, उसके द्वारा सुरक्षित होता है। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जो आगे का माथा है ना, उसको बोलते हैं। फिर होता है मध्य मस्तिष्क, बीच का माथा, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। बचपन में जब सर जी लोग पीटते थे तो पीछे जब मारते थे तो बोलते थे ना, अरे वहां पर दिमाग होता है, मत मारो। मेन ब्रेन यहीं पे होता है, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा तंत्रिका तंत्र, कार्य है शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण, और इसकी इकाई है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, और ये सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है सूचना पहुंचाना, ये संदेश है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के द्वारा शरीर के सभी भागों में प्रसारित होती है। संदेश विद्युत आवेगों के रूप में प्रसारित होती है। हम लोगों ने पढ़ा तंत्रिका तंत्र के भाग, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो है कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, कार्नियल एंड स्पाइनल नर्वसेस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो पार्ट है वो है मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो भाग हैं 2 हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है लगभग, और इसका कार्य होता है सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन आदि। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है ये। और मस्तिष्क जो सुरक्षित होता है अस्थियों के खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे अब मस्तिष्क के भाग की चर्चा की गई है और पूरा एकदम डेप्थ में बताया गया है। देखिए, ये मस्तिष्क खोल कर रख दिया गया, और यहाँ पर जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, फोर ब्रेन जो हेड होता है हमारा ललाट, अग्र मस्तिष्क, फिर हम लोग मिड ब्रेन की बात किए, मध्य मस्तिष्क, और फिर हम लोग हिंड मस्तिष्क की बात किए, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन की बात की, वो है फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क ये है, और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंद ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। देख लीजिए ये फिगर के माध्यम से, मिलेगा नहीं, आज डॉक्टर ही बनना है आपको। अब यहाँ पे फोर ब्रेन को 2 पार्ट में बांटा गया है, और सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा भाग है 80%, ये है अग्र मस्तिष्क, ये आगे वाला है, फोर ब्रेन है हमारा जो सेरिब्रम होता है।
और दूसरा है पार्ट जिसका नाम है डाइएनसीफेलॉन। डाइएनसीफेलॉन दो होता है, अगर मस्तिष्क दो पार्ट में बटे होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनसीफेलॉन। सेरिब्रम मस्तिष्क का 80% भाग होता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। डाइएनसीफेलॉन दो भाग में होते हैं, एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि बॉडी में जो ताप नियंत्रण का के लिए जिम्मेदार होता है, ये ताप नियंत्रण का जो कार्य होता है हाइपोथैलमस का ही होता है। और देख लीजिए ये मस्तिष्क का ही पार्ट है और मस्तिष्क में फोर ब्रेन के डाइएनसीफेलॉन के हाइपोथैलमस का हिस्सा है ना। थैलमस होता है और हाइपोथैलमस होता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये सेरिब्रम का हिस्सा नहीं है, ये डाइएनसीफेलॉन का हिस्सा है हाइपोथैलमस, वो भी पाया जाता है अग्र मस्तिष्क में। कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की। वो जो इसका पार्ट है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके। दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल। वैसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ आईएएस वगैरह के एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। अब तो बीपीएससी भी बहुत डेप्थ में जाने लगी है, तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो मिड ब्रेन का जो दो पार्ट होता है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल। ठीक है। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के, हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के जो पार्ट है ये है, यहाँ पर सेरिबेलम होते हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं फोर ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क, यहाँ दो पार्ट है, सेरिब्रम और डाइएनसीफेलॉन, और इसके दो भाग है थैलमस, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस ताप नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। मिड ब्रेन जो होता है मध्य मस्तिष्क, उसके दो पार्ट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुकल। पश्च मस्तिष्क के भी दो है पार्ट हिंड ब्रेन के, एक है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पूछ सकता है मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है, और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दे देगा, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दे देगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। तो हमारा आंसर होगा पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है और सेरिबेलम मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, तो वो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हाइपोथैलमस, सेरिब्रम सबको एक एक करके बताया गया है कि सबका कार्य क्या है मस्तिष्क में। देखिए हाइपोथैलमस, यहाँ पे हाइपोथैलमस का हिस्सा दिखाया गया ये मस्तिष्क में। देखिए हाइपोथैलमस का कार्य क्या क्या है। हमने ताप नियंत्रण सिर्फ एक बताया था, ये पूछता है, लेकिन इसके कई कार्य हैं। देखिए हाइपोथैलमस का कार्य है संवेगात्मक क्रियाओं का पर नियंत्रण। जो संवेगात्मक क्रिया होता है, संवेग वाला क्रिया होता है, उसका ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलमस। हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसका भी कंट्रोल हाइपोथैलमस करता है। ताप नियंत्रण तो हम पढ़ ही चुके हैं, हाइपोथैलमस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भूख, प्यास, प्यार, जो लव करते हैं ना आप, आई लव यू, ये आई लव यू जो निकलता है आपके मुंह से, ये जो प्यार है, ये भी हाइपोथैलमस इसके लिए उत्तरदायी है। और ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन के अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। समझ में आया? तो याद रहेगा, आई लव यू कहाँ है? हाइपोथैलमस में ये वर्ड छिपा हुआ, प्यार। घृणा, आई हेट यू, लव का भी यहीं पे निकल रहा है और घृणा का भी यहीं पे जन्म हो रहा है। प्यार, घृणा आदि का नियमन भी यहीं से होता है। क्लियर है? हाइपोथैलमस संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि इत्यादि का भी नियमन यहाँ से होता है। अब सेरिब्रम की बात करते हैं। ये पूरा पोर्शन सेरिब्रम का है, देख लीजिए। सेरिब्रम जो होता है ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारी इच्छा बहुत है, अनंत है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। मानिए कि इंसान की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता तो इंसान तो मतलब इच्छा इतना होता है इसका, तो इच्छा पाने के चक्कर में ही खत्म हो जाता।
लेकिन ये सेरिब्रम ही है कि आपकी इच्छाएं अनंत हैं, आप सोचते हैं, इच्छा भी होती है, लेकिन उसको आप एग्रेसिव मोड में मतलब उग्र होकर के पूरा करने के लिए उग्र नहीं होते हैं, और उस पर ये नियंत्रण रखने के का काम करता है सेरिब्रम। इसी की वजह से अगर ये नहीं होता तो आप उग्र हो जाते, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जानवर बन सकते थे, किसी भी हद तक गुजर सकते थे। यही है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम स्मरण क्षमता का भी यहीं पे उत्पादन होता है और उसके लिए भी उत्तरदायी है। स्मरण क्षमता, रिमेंबर, किसी भी चीज को याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं अभी इसको भी याद जो रखने का काम कर रहा है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा स्ट्रांग होगा, हमारी स्मरण क्षमता स्ट्रांग होगी। तो जो हम याद रख रहे हैं, जो हमारा स्मरण क्षमता है, उसके लिए भी उत्तरदायी है सेरिब्रम। चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय, किसी भी चीज पर एकदम डेप्थ में सोचने लगना, उस चीज का डिस्क्रिप्शन, विश्लेषण करना और किसी भी चीज के बीच में संबंध, समन्वय बनाना, ओके, इत्यादि का कार्य क्या है सेरिब्रम का। बुद्धिमत्ता, आपकी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का भी जो कार्य है वो सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। आपकी बुद्धिमत्ता सेरिब्रम पे डिपेंडेंट है, इसकी क्षमता पे डिपेंडेंट है। तो सेरिब्रम ही उत्तरदायी है आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपके चिंतन के लिए, विश्लेषण के लिए, समन्वय के लिए। क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु कौन जिम्मेवार है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम। सेरिबेलम से सेरिब्रम नहीं समझ आएगा, सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम में होता है। अगर स्मरण क्षमता पूछ ले तो सेरिब्रम, चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय पूछ ले तो सेरिब्रम, बुद्धिमत्ता पूछ ले तो सेरिब्रम। अब हम लोग बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। मेडुला ऑब्लांगेटा देख लीजिए, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, देख रहे हैं ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और ये किस लिए उत्तरदायी है? मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन के लिए, श्वसन के लिए। और श्वसन के द्वारा ही जो होता है हमारे शरीर में भोजन टूटता फूटता है, उपापचय होता है, क्लियर है। भोजन निगलने के लिए, स्वैलोइंग के लिए, भोजन को निगलने के लिए भी मेडुला ऑब्लांगेटा उत्तरदायी है। जो उल्टी आती है, हमारा उल्टी जो होने लगता है, उसके लिए भी उत्तरदायी है मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट के लिए भी उत्तरदायी है मेडुला ऑब्लांगेटा। खांसने एवं छींकने आदि का भी नियमन कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो इस सब का जो नियमन करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हमारा हार्ट बीट है, जो हृदय का धड़कन होता है, जो स्पंदन करता है, धड़कता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हम भोजन निगल जाते हैं, खाते हैं, निगलते हैं, उसके लिए उत्तरदायी है मेडुला ऑब्लांगेटा। हमें उल्टी आती है, इंपॉर्टेंट, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा। उपापचय और श्वसन की क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग बात करते हैं सेरिबेलम की। ये आकार है सेरिबेलम, और ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम उत्तरदायी है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम उत्तरदायी है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखती है। जो हमारा ऐच्छिक पेशियां है उसके संकुचन पर भी नियंत्रण करती हैं सेरिबेलम, क्लियर है। लेकिन ऐच्छिक क्रियाओं की जब बात होगी तो उस पर नियंत्रण सेरिब्रम रखता है। यहाँ पर ऐच्छिक पेशियों के संकुचन की बात हुई है, उसको संकुचित करती है, फैलाती नहीं है ना। तो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन की बात होगी तो सेरिबेलम, और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण की बात होगी तो सेरिब्रम। शरीर का संतुलन बनता है यहाँ पे सेरिबेलम में। हम लोग पढ़े थे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मिडिल पार्ट था हमारे ब्रेन का, है ना, मिड ब्रेन का, उसको भी यहाँ पर बता दिया गया है। और यह देखने एवं सुनने की क्षमता के लिए उत्तरदायी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मिड वाला, बीच वाला है ये मिड ब्रेन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हमारे देखने एवं सुनने की क्षमता के लिए उत्तरदायी है। अगर ये वर्क नहीं करे मिड ब्रेन तो हमारे देखने एवं सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो देखने एवं सुनने की क्षमता के लिए उत्तरदायी है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बात करते हैं थैलमस की। थैलमस जो होता है, यहाँ पे रखा है पार्ट है ये थैलमस। थैलमस का कार्य है ठंडा, गर्म तथा दर्द आदि को पहचानना।
हाइपोथैलेमस पढ़े थे। हाइपोथैलेमस जो होता है उसका कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस भूख प्यास प्यार घिरना ताप इत्यादि का नियंत्रण करता है। और थैलेमस क्या करता है? जो हमें ठंड लगती है, गर्म लगती है, दर्द होता है, चोट लग गया, दर्द का अनुभव हुआ, इसको पहचानने का काम है थैलेमस का। समझ में आया? थैलेमस, थर्मस जो होता है ना, थर्मस पढ़े ना, इससे याद रखिए ना, थर्मस। थर्मस हम बना ही देते हैं। अच्छा, थर्मस में कोई भी चीज रखते हैं, अगर गर्म रखना है तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखना है तो ठंडा गर्म की, वही थैलेमस है, ये थर्मस है, इसी से बना है। थैलेमस का कार्य है ठंडा गर्म दर्द आदि को पहचानना। याद रहेगा? हम लोगों ने काफी डेप्थ में देखा है इसे। भाई क्या क्या पढ़ा है? मस्तिष्क के भाग को पढ़ा, इसके 3 भाग को पढ़ा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में पढ़ा हमने सेरिब्रेम, सेरिब्रम जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है 80%। और दूसरा डाइएनसीफेलॉन को पढ़ा, जिसके 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस जो ठंडा गर्म दर्द इत्यादि को पहचानने के लिए उत्तरदायी है, दूसरा पढ़ा हमने हाइपोथैलेमस। और फिर हमने मध्य मस्तिष्क में पढ़ा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा पढ़ा सेरिब्रल पेंडुकल। तीसरा पढ़ा हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क, इसमें पढ़ा हमने सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। यहाँ पे मस्तिष्क को बताया गया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य है संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण, ताप नियंत्रण, भूख प्यास प्यार घृणा आदि का नियमन। सेरिब्रम जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हमारे स्मरण क्षमता को बढ़ाता है, या स्मरण क्षमता के लिए उत्तरदायी है सेरिब्रम। चिंतन विश्लेषण एवं समन्वय के लिए भी सेरिब्रम उत्तरदायी है, हमारे बुद्धिमत्ता का केंद्र है सेरिब्रम। हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, तो यह श्वसन उपापचय भोजन निगलना उल्टी हृदय स्पंदन खांसने एवं छींकने आदि का नियमन होता है, यहाँ पर उसके लिए उत्तरदायी है। फिर पढ़ा सेरिबेलम के बारे में, यहाँ पर शरीर का संतुलन बनाए रहता है ये सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण रखता है सेरिबेलम। फिर हमने पढ़ा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को, और ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन का हिस्सा है, देखने एवं सुनने की क्षमता इसमें होती है। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस में ठंडा गर्म तथा दर्द आदि को पहचानने की क्षमता होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। पार्ट 4 यहाँ पे एंड होता है, पार्ट 5 में मिलते हैं। थैंक यू। उसमें सुषमना मेरे रिज्यू को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 67th बीपीएससी के लिए ये सीरीज चल रहा है और साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।